हाँ जी मेरे सीएमए स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीएनू सिंह तोमर हाजिर हूँ सर आपके सामने सीएमए फाउंडेशन की आरंभ सीरीज लेके। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग प्रोसेस। हाँ जी मेरे बच्चे, हो गई है हमारी थ्योरी खत्म। बहुत बढ़िया से मैंने आपको थ्योरी में अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, क्या होती है अकाउंटिंग प्रोसेस, क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सब कुछ बताया था। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी हमने कवर कर लिए थे। बढ़िया से हमने एक बेस बना लिया अपना, थ्योरिटिकली जरूरी पर हमने एक स्ट्रांग बेस बना लिया कि अब मेरा बच्चा मुझसे या किसी से भी आंखों में आंखें डाल के बता सकता है कि बाबू सोना, हमारी अकाउंट्स में बेसिक्स फंडामेंटल ये हैं, ये होती हैं assumptions, ये होते हैं प्रिंसिपल, ये हैं हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, ये हमारी अकाउंटिंग की मीनिंग, ऐसे करती है अकाउंटिंग काम, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, सब मैंने कर दिया बढ़िया से उसको डन। लेकिन आज हम जो शुरू करने वाले हैं बच्चे, वो करने वाले मेन हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस, जिसका था इंतजार मेरे बच्चे को, सर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ। आज हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का डिस्कशन, और उसी से रिलेटेड हम कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन जैसी चीजें करेंगे। ठीक है, आई नो आपने जब 11th क्लास अगर पढ़ी होगी, अगर आप कॉमर्स से बच्चे हो तो आपने सबसे पहले यहीं से अकाउंटिंग इक्वेशन से अपनी कहानी शुरू करी होगी। तो वो दिन अब दूर नहीं कि एक बार फिर से मौका है मेरे बच्चे दोबारा से अकाउंटिंग को मेरे साथ सीएनू सिंह के साथ स्ट्रांग बनाने का। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 1.4 विच का नाम है अकाउंटिंग साइकिल। मतलब पूरी की पूरी एक साइकिल चलाने वाले अकाउंटिंग प्रोसेस को आज हम शुरू करने वाले हैं। मैं देखो आपको ना पहले आपको दिखाता हूं, आपके बुक में एक बेहतरीन चार्ट दिया हुआ है, साइकिल दी हुई है। अगर आप इसको समझोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस समझ आएगा कि अकाउंटिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। बट आपको मेरी आदत पता है, मैं एक ब्लैंक शीट उठाऊंगा और मेरे बच्चे को खुद मैं समझाऊंगा कि क्या होता है। बट अगर आप मेरे पढ़ने के बाद एक बार साइकिल को खुद से दोबारा रीड करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। मेरे सीएमए वाले बच्चों, ये पॉइंट आपके स्टडी मटेरियल में दिया है, मैंने वहीं से उठाया। ठीक है, बट मैं अभी करता हूं एकदम 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 नई स्लाइड, एकदम नई स्लाइड उठाता हूं और मैं आपसे थोड़ी बातें शुरू करता हूं। एक्चुअली में क्या होता है सर, हम कहते हैं, चाहे आप इसे अकाउंटिंग प्रोसेस बोल दो, आप इसे बोलो अकाउंटिंग प्रोसेस, या फिर आप मेरे बच्चे बोल दो अकाउंटिंग के स्टेप्स, कि भाई हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन। और ये कोई नई चीज नहीं है, मैंने पहले ही चैप्टर में आपको बताया था। जरा याद करके बताओ जल्दी जल्दी, हम क्या बोलते थे? सबसे पहला स्टेप होता था, हम करते थे आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफिकेशन करते थे? हम कहते थे जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे और मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हम कहते थे हम इन ट्रांजेक्शन को दिमाग में रखेंगे, क्या ना मेरा मुन्ना ना, हम इन ट्रांजेक्शन को एक एक करके क्या करते थे? रिकॉर्डिंग करने के लिए हम कुछ बुक बनाते थे, जिन्हें जनरली हम बोलते थे जर्नल, अगर छोटा बिजनेस है तो, और अगर बड़ा है तो हम इसे बोलते थे सब्सिडरी बुक्स। आज इनकी बातें करने वाले हैं। उसके बाद हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन करते थे। मतलब कहीं ना कहीं हम कहते थे भाई सारी ट्रांजैक्शंस हमने लिख ली हैं, बट उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए हम बनाते थे ग्रुप्स। क्या बनाते थे मेरे बच्चे? ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स को हम प्यार से बोलते थे लेजर्स। क्या बोलते थे? लेजर्स। एंड देन उसके बाद अल्टीमेट लास्ट स्टेप, जो मेन स्टेप होता था, उसके बाद तो अकाउंटिंग एनालिसिस वगैरह चलती थी, बट हम कहते थे समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता था बेटा? हमने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली जी, उनको जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन उनके ग्रुप बना लिए, बोले तो लेजर्स। और फिर लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस को समराइज करते थे। एसेट्स कौन सी है, लाइबिलिटी कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, और ट्रायल बैलेंस को अल्टीमेट हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे कि इससे पीएनएल अकाउंट बनाएंगे और इसी से बनाएंगे बैलेंस शीट, जिससे हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन आएगी। तो ये हमारा स्टेप है अकाउंटिंग का, जिसमें अगर मैं बोलूं आइडेंटिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पॉइंट है कि हमें अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और मेजर करना है मनी में। बट जो मेन अकाउंटिंग शुरू होती है वो शुरू होती है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये मेन अकाउंटिंग है, ये है आपकी मेन अकाउंटिंग। दिस इज योर मेन अकाउंटिंग, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं मेरे बच्चे। सबसे पहले जर्नल कैसे करनी है, फिर लेजर कैसे बनाने हैं, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, फिर हमारा पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, बोले तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो मेरा बच्चा बता जल्दी से, रेडी है क्या? बहुत बढ़िया, रेडी है, आ जाओ। अब मैं अगर रिकॉर्डिंग की बात करूं,
एक ही चार्ट में शुरू करूंगा, आराम सुनना। अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं तो मैं एक लाइन लिखता हूं, थोड़ा ना इसका मैं विड्थ हल्की सी कम करता हूं, हाँ ठीक है। मैं कहता हूं हम एक लाइन लिखते हैं, ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शंस, हम ऐसे बोलते हैं ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शंस, या मैं इसको अलग पेज पे दिखता हूं। मैं कहता हूं मान लो ये मेरा कौन है, भूले तो नहीं हो, याद है, ये है हमारा प्यारा, मेरा प्यारा बच्चा पलाओ, कौन, हमारा मिस्टर चिंटू, बहुत बढ़िया, आहा हा हा, हमारा चिंटू। और ये है उसका, मेरे बच्चे, बिजनेस, टें 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 टें। किस चीज का बिजनेस है सर, किसी भी चीज का बिजनेस हो। मान लो मैं कह रहा हूं ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं तो रेस्टोरेंट चला रहा है बाबू, सर जी रेस्टोरेंट चला रहा है, बढ़िया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं ये हमारा बिजनेसमैन हो गया, दैट इज बिजनेसमैन। हम कहते हैं कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है, और हम कौन है बाबू, हम हैं अकाउंटेंट, हमें इस बिजनेस की क्या करनी है, अकाउंटिंग। भाई हमें इस बिजनेस का क्या निकालना है मेरे बच्चे, प्रॉफिट और लॉस। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एज अ अकाउंटेंट मैं जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है आइडेंटिफाई करूंगा, और ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को मैं दिमाग में रखूंगा क्या, नहीं, आर रिकॉर्डेड, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये मान के चलो आर रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल, पर बेटा एक सिस्टमैटिक मैनर में। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने क्या करा, बच्चे को ऐसे फील आ रहा है सर आप जर्नल शुरू कर रहे हो, ना जी जर्नल तो अभी दूर है, अभी वो रास्ता दूर है। हम कह रहे हैं रूल हमारा ये है कि हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब पॉइंट ये होता है सर ये सिस्टमैटिक मैनर किस चिड़िया का नाम है, ये सिस्टमैटिक मैनर का क्या मतलब है, सिस्टमैटिक मैनर है एक सिस्टम है, एक प्रॉपर तरीका है जर्नल में रिकॉर्ड करने का। और वो तरीके को फॉलो करने के लिए आपको बाबू कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिन रूल्स को हम यहां उस तरीके में प्लस माइनस नहीं चलता, उस तरीके में चलता है डेबिट और क्रेडिट। क्या बात है मेरे बच्चे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा अगर आपके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं, अगर आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, तो पहले आपको जर्नल से पहले बाबू ये सीखना इंपॉर्टेंट है, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में जब भी आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री मारते हो, रिकॉर्ड करते हो, जर्नलाइज करते हो, तो एक सिस्टमैटिक तरीका, एक फॉर्मेट है, कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करके एंट्री करनी पड़ेगी। मैं वो फॉर्मेट आपको बाद में सिखाऊंगा, पर रूल्स आज सिखाऊंगा। मुझे ये रूल्स सिखाने हैं, और बाप इन रूल्स को अगर सीखना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। मेरी अकाउंट्स दो तरीके देती है, कहता है पहला तरीका है ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराना, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब तरीका, ट्रेडिशनल मतलब पुराना मेरे बाबू, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पुराना तरीका, ओल्ड मेथड, जिसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। एक एक करके सिखाऊंगा। या फिर आज की नई दुनिया का मेरा नया बच्चा, और नए बच्चे के लिए हमारे पास नया तरीका है मॉडर्न अप्रोच। क्या तरीका है, मॉडर्न अप्रोच। इस पे आएगा ए और LIC, ये क्या होता है करेंगे बात मेरे बच्चे। हम दोनों तरीके आज सीखने वाले हैं और इसी पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आज मैं जो आपको कराने वाला हूं वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें ये आपके पास 3 रूल आएंगे जिन्हें हम बोलेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आज हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। ये नॉर्मल तरीका है, इसको बाद में करेंगे आराम से। पहले गोल्डन रूल सीखेंगे, फिर मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे। तो ये मैंने पूरा आइडिया दिया आपको कि भाई साहब किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अगर रिकॉर्ड करना है तो मेरे बच्चे, मेरे सोना, आपको उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल में एंट्री करनी पड़ेगी। जर्नल बुक में एक एंट्री करोगे तो एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे आप एंट्री करोगे। वो सिस्टमैटिक तरीका क्या है कि कुछ फॉर्मेट और कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अकाउंटिंग कर सकते हो। वो रूल्स जो हैं उन्हें हम आज सीखेंगे, फॉर्मेट बाद में सीखेंगे। उन रूल्स को हम बोलेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहां प्लस माइनस नहीं चलता, यहां चलता है डेबिट और क्रेडिट। और उसके सीखने के दो तरीके, एक ट्रेडिशनल तरीका और एक मॉडर्न तरीका। पहले पुराना तरीका फिर नया तरीका, दोनों तरीके में सिखाने वाला हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, तो चलो अब आते हैं, शुरू करते हैं हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे बच्चे आराम से देखना, अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बाबू ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है।
आराम से सुनना, बहुत इजी है और बहुत मजेदार है। स्पीड से करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच। बच्चे देखो, एज पर द ट्रेडिशनल तरीके, मतलब ओल्ड तरीके के हिसाब से अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि बिजनेस में जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम जितने भी अकाउंट खोलेंगे, कैश अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कुछ भी जो भी बातें करेंगे हम उन्हें मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि जब भी हमारी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो वो जो होगी वो या तो किसी पर्सनल अकाउंट के थ्रू होगी, किसी पर्सनल अकाउंट के थ्रू होगी, मतलब पर्सनल की रिप्रेजेंटेशन में होगी, या फिर इम्पर्सनल होगी। अब इम्पर्सनल और पर्सनल क्या है, पहले आराम समझना। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। बाबू, पर्सनल को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि पर्सन मतलब वो अकाउंट, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, जब भी मैं बोलूंगा, मैंने कोई भी नाम लूंगा, फर्नीचर, राम, श्याम, कैपिटल, ड्राइंग, व्हाटएवर, पूरी अकाउंटिंग में, पूरी ब्रह्मांड अकाउंटिंग में आप जब भी कोई अकाउंट पे बात करोगे और अगर मेरा बच्चा उस अकाउंट के जस्ट पीछे इमेजिन करता है और उसके पीछे आपको कोई बंदे या बंदा या लोग खड़े दिखते हैं, दैट इज पर्सनल। दैट मीन्स वो अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसी को बता रहा है कि ये है, वस्तु नहीं, व्यक्ति। अब यहां पे दो तीन कैटेगरी हम कर देते हैं। इजी इजी, बिल्कुल आराम समझना, बच्चों वाली तरीके से समझा रहा हूं। पर्सनल में तीन कैटेगरी करते हैं। एक कर देते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, अच्छा आर्टिफिशियल पर्सन, या फिर हम बोल देते हैं सर रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव पर्संस, रिप्रेजेंटेटिव। अब इनमें क्या मतलब है, ऐसे ही जब हम इम्पर्सनल की बात करते हैं तो इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक रियल अकाउंट्स और एक सिर्फ नाम के अकाउंट्स, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अब मैं इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं और फिर इन पे ही हमारे रूल्स हैं। ध्यान सुनना, जब भी आप किसी अकाउंट की बात करोगे और वो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जब मैं कैपिटल नाम देता हूं, ठीक है, जब मैं कैपिटल बोलता हूं तो मेरे बच्चे कैपिटल के पीछे आपको एक्चुअल में कौन नजर आ रहा होता है, मालिक। कैपिटल के पीछे कौन नजर आ रहा है, मालिक, जिसने पैसा लगाया। ड्राइंग अकाउंट कौन नजर आ रहा है, मालिक, जिसने पैसा निकाला। हम हमेशा ही बोलेंगे ना कि कैपिटल अकाउंट मतलब मालिक का पैसा, ड्राइंग मतलब मालिक ने निकाला। डेटर वो बंदा जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर वो बंदा जिसको पैसा देना है क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा था। बात समझ आ रही? तो भैया अगर आपको कभी भी कोई ऐसा नेचुरल पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा हो, दैट इज लाइक, मैं कह रहा हूं कैपिटल जिसमें ओनर की बात हो रही हो, ड्राइंग जिसमें ओनर की बात हो रही हो, सर कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, कोई राम श्याम है, कोई राम श्याम वगैरह है, कोई राम है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, मतलब कहीं ना कहीं कोई नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन है कि इस पर्सन से मुझे पैसे लेने हैं, इस पर्सन को मुझे पैसे देने हैं, ये डेटर, ये क्रेडिटर, इसका कैपिटल, इसकी ड्राइंग, वट एवर द पॉइंट, ये हमारा कहीं ना कहीं नेचुरल पर्सन होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में काम करूंगा। आर्टिफिशियल क्या है, पर्सन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं, सर आप जैसे टैक्स आगे जाके पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मेरी बात करोगे तो मैं पर्सन हूं, पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो वर्ड नीचे आ रहा है डेसीलाइन, ये हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, विच इज कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब कौन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अपने राइट हैं। ऑफ कोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं, पर कहीं ना कहीं इनके आर्टिफिशियल राइट है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अच्छा, तो इसका मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री है, चाहे वो कंपनी की बात कर रहा हो, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी एलएलपी हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी आगे जाके ट्रस्ट वगैरह है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन बेटा जो बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब लाइक बैंक्स वगैरह है, अगर आपका बैंक बैलेंस है, मैं कह रहा हूं बैंक अकाउंट, तो भी बेटा वो कौन सा हो गया, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो गया कि बैंक मतलब ऑर्गेनाइजेशन। बैंक मतलब ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो पर्सन यहां पे अभी दो हो गए, एक हो गया
पर्सनल जो अपना बिल्कुल नेचुरल है, जो हमारा इंसान है, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है चलता फिरता, चाहे उससे पैसा लेना है या चाहे उसे पैसा देना है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन नहीं है पर वो भी उसके राइट हैं, उसके अपने लीगल राइट्स हैं, क्रिएटेड बाय लॉ है, दैट इज हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्री, बैंक्स, ये सब हमारी क्या हो गई? आर्टिफिशियल। अब इन दोनों में अगर मैं कहूं किसी भी नेचुरल पर्सन पे आप उसके नाम के आगे या पीछे एक वर्ड लगा देते हो, जनरली आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, उससे पैसा लेना है या उसे पैसा देना है, बढ़िया। मैं कहता हूं मान लो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी आउटस्टैंडिंग है सर, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। मैं सिंपल बोलूं, कोई भी खर्चा वर्चा है आपका, कोई भी इनकम एक्सपेंस, आपको पता है नॉमिनल अकाउंट इनकम एक्सपेंस होते हैं, पर कोई भी इनकम एक्सपेंस के आगे अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लग जाता है कि भैया मैंने रेंट दे दिया तो खर्चा है, रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब रेंट उस बंदे को भी देना है, तो वो रेंट अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को। ओ, सैलरी दे दी, खर्चा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय को जिसको मुझे सैलरी देनी है। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मतलब अगर आप कोई भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, आगे जाके सब वर्ड मिलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, बेटा अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन मतलब बकाया है या एडवांस है, एटसेट्रा कुछ भी है, तो बाबू ये सारे खर्चे और इनकम एक तरह के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाते हैं कि मुझे इनसे लेना है या मुझे इनको देना है, इस खर्चे के नाम पे मुझे इसे देना है, इस इनकम के नाम पे मुझे इससे काम निकलवाना है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि भैया इस पर्सन से मुझे ये काम करना है या इस काम को करवाना है। ठीक है, बढ़िया। अब ये तीन हमारे अकाउंट होते हैं जिन्हें हम पर्सनल बोलते हैं। एक बिल्कुल सामने से पर्सन नजर आ रहा है, दूसरा पर्सन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल, और तीसरा है खर्चा, इनकम, बट बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी को क्योंकि आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है। बहुत बढ़िया। अब नाउ इम्पर्सनल क्या है? जिसमें किसी भी पर्सन की बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मशीन, क्या नजर आ रहा है मेरे बच्चे? इमेजिन कर, मशीन में कोई बंदा खड़ा दिख रहा है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन दिख रहा है? नहीं सर, प्योर एसेट दिख रही है आपको, मशीनें दिख रही हैं। मैंने कहा कंप्यूटर, क्या दिख रहे हैं? लैपटॉप्स दिख रहे हैं। मैंने कहा एसी, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। मैंने कहा फोन्स, क्या दिख रहा है? फोन दिख रहे हैं। मैंने कहा मोटर व्हीकल, क्या दिख रही है? कार दिख रही है। दैट मीन्स रियल प्रॉपर्टी, ये हमारी रियल प्रॉपर्टी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा जैसे कि कैश, ओहो हो, जैसे कि मशीन्स, वेरी गुड, जितने जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी गुड, जैसे कि आपका सर जी कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स बोले तो लाइक जितनी भी एसेट्स होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स में बेटा फॉर एग्जांपल के लिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपकी रियल एसेट्स हैं। जितनी भी टेंजिबल एसेट होती हैं वो भी होती हैं एक्सेप्ट डेटर वेटर, बीआर वगैरह, बीआर वगैरह यहीं आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, है ना। बिल्स रिसीवेबल वगैरह यहीं आ जाएगा, नेचुरल पर्सन में आ जाएगा बिल रिसीव वगैरह। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जितने भी आपके फर्नीचर है, ठीक है, आपका फर्नीचर के अलावा क्या मैं बोलूं यहाँ पे सर, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, मोटर व्हीकल है, बहुत कुछ है एटसेट्रा, ये हमारी सारी क्या हो गई? दैट इज रियल एसेट। और बेटा जो बचा वो सारी क्या होंगी बेटा? जिनके भी इनकम एक्सपेंस हैं, जितने भी इनकम एंड एक्सपेंस हैं, जो भी इनकम और एक्सपेंस हैं वो सारे हमारे कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, ये आप जानते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने सैलरी पे करी, सैलरी, रेंट, सेल परचेज, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रीशिएशन, बैड डेप्ट एटसेट्रा, ये सारे खर्चे इनकम आपके क्या हो जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में एक तरीका बताऊं, मेरे बच्चे ध्यान समझना सर, मैं देखो आप बोलूं, आपके पास टोटल 5 चीजें हैं, ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट और पीएनएल को मिक्स करोगे तो आपके पास अकाउंट में 5 चीजें, कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ कैपिटल है, कुछ इनकम है, कुछ एक्सपेंस है। मेरे बाबू जो भी इनकम एक्सपेंस है वो सारे कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। बहुत बढ़िया। जितनी भी लाइबिलिटी और कैपिटल है ये सब हमेशा कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल। लाइबिलिटी हमेशा वो होती है जो किसी ना किसी को देना है,
चाहे वो एक्चुअल में नेचुरल होगी या रिप्रेजेंटेटिव होगी, कुछ भी होगी, या फिर आर्टिफिशियल होगी, पर देना होगा। मुझे इस कंपनी को पैसा देना है, मुझे बैंक से लोन पे करना है तो बैंक को देना है, मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मुझे एम्प्लॉय को देना है। तो नॉर्मली आपकी सारी लाइबिलिटी या कैपिटल कहीं ना कहीं कैपिटल मालिक को डिनोट करती है, तो ये हमारी वो होती है क्या, दैट इज पर्सनल। जो एसेट्स बचती हैं बाबू वो होती है रियल, बट उसमें से कुछ पर्सनल होती हैं, कुछ क्या होती हैं, पर्सनल। तो सीधा हिस्सा है, सारी इनकम एक्सपेंस कहां जाएंगे बेटा, नॉमिनल, सारी लाइबिलिटी कैपिटल कहां जाएगी, पर्सनल। एसेट के दो बंटवारे हो जाते हैं, कुछ मेन रियल होती हैं और कुछ जो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इससे पैसा लेना है, इसका पैसा रखा हुआ है, दैट मींस वो क्या हो जाती है, हमारी पर्सनल। अब आते हैं रूल पे, अब आते हैं मेरे बच्चे रूल पे, ले बच्चे ले, ठीक है। अब आते हैं रूल, यहां से हमारे 3 रूल निकलते हैं, आराम से देख। मैं कहता हूं पर्सनल का एक रूल है, क्या, रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर मेरे बच्चे, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट दी गिवर। सीधा बेटा, सबसे सिंपल तरीका सोच भाई, अकाउंट्स में अगर तू मैथ कर रहा होता, किसी से पैसा लेना है प्लस किसी को पैसा देना है माइनस, अब प्लस माइनस को रिप्लेस कर दे। डेबिट दी रिसीवर, अगर पर्सन है तो पर्सन से 2 ही काम तो होंगे, या तो उससे पैसा लेना होगा या उससे पैसा देना होगा। बोलता ही नहीं है मेरा बच्चा, चुप बैठा भाई, बोलना बोलना। पैसा लेना है तो डेबिट, पैसा देना है तो क्रेडिट, तो दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। गोल्डन रूल, रूल नंबर 1। एक आता है रियल अकाउंट का, रूल नंबर 2 कह रहा है भाई अब ये पर्सन है या चीज है, ये तो चीज है, तो पर्सन तो है नहीं, चीज है, तो चीज या तो आएगी या जाएगी, दैट इज डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया, आय हाय हाय हाय, जो आया वो डेबिट, और जो गया, जो गया क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। बात खत्म बेटा, सिंपल। पर्सन है तो पैसा आना है या जाना है, चीज है तो चीज आएगी या जाएगी, आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट, आना है तो डेबिट, जाना है तो क्रेडिट। और बेटा लास्ट आ गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल नंबर ये है भैया, बचपन से पढ़ाता आ रहा हूं, रूल नंबर 3, डेबिट मी व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उन्हें डेबिट मार दे मेरे बच्चे, जितनी भी इनकम है ऑल इनकम्स क्रेडिट, सारे फायदे प्रॉफिट क्रेडिट, खत्म बाबू खत्म। तो आपके ये 3 गोल्डन रूल हैं, और दीज आर माय ट्रेडिशनल अप्रोच, दीज आर सबसे बेस्ट अप्रोच। अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो बच्चे आराम से सुन, समराइज कर दूं तो हम बोलेंगे भाई 3 रूल हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बस 3 ही कैटेगरी हैं, बाकी सब कैटेगरी तो बेकार है। पर्सनल मतलब भैया डेबिट आएगा, सिंपल, रिसीवर अगर पैसा आएगा, क्रेडिट अगर पैसा जाएगा, देना है तो क्रेडिट, लेना है तो डेबिट, रिसीवर तो क्रेडिट, पेमेंट दैट इज पे करना है, गिवर है तो बेटा वो क्रेडिट। रियल चीज है डेबिट, जो आ रहा है, जो आया डेबिट, क्रेडिट जो गया, क्रेडिट जो गया, दैट मीन्स बेटा सिंपल बोलूं तो कम डेबिट गोस क्रेडिट, और नॉमिनल बोले तो डेबिट एक्सपेंस, खर्चे डेबिट, और क्रेडिट इनकम, अब कितना मुश्किल है इन 3 रूल को याद रखना मेरे बच्चे, बता जल्दी से। ये मेरे 3 गोल्डन रूल हो गए, इन्हें हम प्यार से बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बेहतरीन तरीके से मैंने तेरे को गोल्डन रूल समझा दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जल्दी से मॉडर्न अप्रोच पे। बच्चे अगर मॉडर्न अप्रोच पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देख, मॉडर्न अप्रोच पे आ रहे हैं तो मॉडर्न अप्रोच कहता है इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। वो कहता है हम अकाउंट्स में मेनली कैटेगराइज करने से बेटर है, अकाउंट्स में चीज़ों को समराइज करते हैं टोटल 5 चीज़ों में। कहता है कुछ होती हैं एसेट्स, बहुत बढ़िया, कुछ होती हैं लाइबिलिटीज़, बहुत बढ़िया, कुछ होते हैं कैपिटल, कुछ होती हैं इनकम, और मेरे बच्चे कुछ होते हैं एक्सपेंसेस। कहता है जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके आप लेजर्स ग्रुप बनाओगे और उन ग्रुप को 5 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। जो हमारी एसेट्स हैं, जिन पे हमारा अधिकार है, जिनका बेनिफिट लंबा मिलने वाला है, कैपिटल पढ़ा है हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी मशीन
कोई भी कैश, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है, वो हमारी एसेट हैं। जिनसे हमने पैसा उधार ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये सब हमारी जितनी भी एक्सटर्नल आउटस्टैंडिंग है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, उन्हें हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। जो मालिक है, मालिक का पैसा है कैपिटल, मालिक का पैसा क्या है मेरे बच्चे? कैपिटल। मालिक ने लगाया तो कैपिटल, मालिक ने निकाला तो ड्राइंग। हम मालिक को इसी में ट्रीट करते हैं, हम मालिक से इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करते। तो मालिक का जो पैसा है उसे कैपिटल हम जनरली बोलते हैं, ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, और बाबू ये हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। पर लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, इसीलिए बैलेंस शीट में ये दोनों एक साथ आती हैं, इसीलिए दोनों एक साथ आती हैं, बोलो है ना। एसेट हमारी एक डिफरेंट साइड जाती है, क्लियर है, और इसी से हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती है, जिसे मैं बाद में बात करूंगा। फिर बचते हैं हमारे इस साल के, ये ड्यूरिंग द ईयर होता है बेटा, ये ड्यूरिंग द ईयर होता है। इस साल का जो पैसा आ रहा है हमारे लिए वो खर्चा, जो जाएगा वो हमारी इनकम, जो आएगा वो इनकम, जो जाएगा वो खर्चा, क्लियर है। बट यहीं से अकाउंट्स कहता है भाई साहब मॉडर्न अप्रोच, कहता है भाई साहब देखो ये पर्सनल रियल नॉमिनल समझ नहीं आता, सीधा बात है, सीधा सा मुद्दा है। कहता है एसेट में अगर कोई इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रही है, एसेट आ रही हैं तो डेबिट करेंगे, बहुत बढ़िया। एसेट जा रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट, मशीन आई डेबिट, मशीन गई क्रेडिट, बिल्डिंग आई डेबिट, बिल्डिंग गई क्रेडिट, सीधा एसेट्स का रूल। एसेट आएंगी तो डेबिट, जाएंगी तो क्रेडिट। पर लायबिलिटी और कैपिटल इन दोनों का एक रूल है, ये बिल्कुल अपोजिट चलेंगे हमारे से। लायबिलिटी और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा मेरे बच्चे, जब भी इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे भाई साहब ये हमारा क्रेडिट, ये हमारा क्रेडिट। उल्टा चलेगा, एसेट आएंगी तो डेबिट, लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो मेरे बाबू ये डेबिट होगी। मतलब एसेट्स जो है वो बिल्कुल अपोजिट चलता है किससे? लायबिलिटी का। डेबिट टेंशन मत लेना, हाँ मैं एक शॉर्टकट दूंगा अभी, टेंशन नहीं। इनकम एक्सपेंस का इवन सेम रूल लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑल इनकम्स क्रेडिट, इनकम आती हैं तो क्रेडिट और खर्चे आते हैं तो डेबिट। वैसे इनका भी उल्टा रूल कर सकते हैं, इनकम आती है तो क्रेडिट और इनकम जाती है तो डेबिट, इनकम की रिवर्सल होती है तो डेबिट। बट मैं कहता हूं इनकम और एक्सपेंस आते ही हैं भाई, इनकम आई तो क्रेडिट और खर्चे आए तो डेबिट। अब मेरा बच्चा कह रहा कितने रूल याद रखने पड़ेंगे, तो मैं एक शॉर्टकट देता हूं। मैं कहता हूं बाबू ध्यान से सुन, जब तू मॉडर्न अप्रोच करेगा, जब तू मॉडर्न अप्रोच करेगा तो ये सब इतना ध्यान थोड़ी ना रखेगा मेरा बच्चा। मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ 2 रूल याद रखेगा बेटा। गोल्डन में कितने थे? 3, मॉडर्न में कितने हैं? 2। आय हाय सर हमें तो 5 सिखाए गए थे, हमारे सर जी ने तो 5 सिखाए थे, हमारी मैम ने तो स्कूल में 5 सिखाए थे। तेरा बच्चा इधर देख सर, 2 रूल हैं, एक है ए, अक्षय कुमार वाला ना ए, बच्चा कह रहा हाँ हाँ हाँ, एक है ए और एक है LIC, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। वाह 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 वाह। कहता है सर जी AE मतलब, AE मतलब एसेट एंड एक्सपेंस, एसेट एंड एक्सपेंस। ओ, और LIC मतलब बेटा लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अच्छा, अब बेटा एसेट और एक्सपेंस का रूल सीधा याद रख, अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट या खर्चा आ रहा है डेबिट, एसेट या खर्चा जा रहा है क्रेडिट, खत्म भाई, सीधी बात है। एसेट आएंगी तो डेबिट, एसेट जाएंगी तो क्रेडिट। और ए का जस्ट उल्टा चलेगा मेरे बाबू, अगर ये राइट हैंड साइड तो वो लेफ्ट हैंड साइड बेटा, जस्ट उल्टा चलेगा। अगर लायबिलिटी LIC इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और LIC डिक्रीज होगी तो डेबिट। खत्म हो गए मेरे बच्चे रूल, खत्म हो गए मेरे रूल। दिस इज माई मॉडर्न अप्रोच, दिस इज माई मॉडर्न अप्रोच। अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं तो ये है हमारी मॉडर्न अप्रोच, समझ आ रही है? हमें ये याद रखना है मेरे बच्चे, मैं कहूँगा ये याद रखो, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। तो 3 रूल हमने गोल्डन पढ़ा दिए, 2 रूल मैंने मॉडर्न पढ़ा दिए। मेरे तरीके से मॉडर्न को 2 पार्ट में डिवाइड करो। आज के बाद कोई भी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ए एसेट, एक्सपेंस और LIC लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। खत्म हो गए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लियर है? और इसी से आगे हम लोग अगर यहां पे आए, ठीक है,
तो आप ये देख लो, मैंने थोड़ा बना के दिया हुआ है। ट्रेडिशनल अप्रोच में वही है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, वही पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फटाक से ये मैंने सब बनाया हुआ है। आप ये डाउनलोड कर सकते हो डीसी लाइन की ऐप पे जाके, वहाँ से फ्री मटेरियल में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पक्का है। तो वही है, जनरली ऑल लाइबिलिटी कैपिटल हमारी क्या होती है, पर्सनल होती हैं। एसेट्स में कुछ जो कहीं ना कहीं किसी को रिप्रेजेंट करती है कि इनसे पैसा लेना है, वो हमारी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। बाकी जो एसेट बची होती हैं, जो रियल प्रॉपर्टी, वो सारी रियल होती हैं। सारे इनकम एक्सपेंस जो होते हैं वो सारे नॉमिनल होते हैं। तो इनकम एक्सपेंस नॉमिनल, लाइबिलिटी कैपिटल रियल पर्सनल, और एसेट में कुछ एसेट रियल और कुछ ये, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से इनके 4 रूल बन जाते हैं बेटा। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे पर्सनल को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, क्रेडिटर मतलब हमारा नेचुरल पर्सन वाला हो गया, बिल्स पेबल नेचुरल हो गया, लोन हमारा रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल वगैरह हो गया अगर बैंक से लिया है, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए। कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, गुडविल वगैरह, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रीजोल्ड प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब रियल एसेट होगी। वेजेस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, फ्रेट वगैरह, ये सारे हमारे नॉमिनल हो गए। नॉमिनल का रूल है मेरा, डेबिट ऑल खर्चा, क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट क्या आया, क्रेडिट क्या गया, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गवर, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं दैट इज गोल्डन रूल। अगर हमारे ये हमारे गोल्डन रूल हो गए, इन्हें हम गोल्डन रूल बोल सकते हैं। दीज आर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल। पर ये है हमारी मॉडर्न अप्रोच, ये हमारी मॉडर्न अप्रोच। मैं कहता हूं बाबू इन्हें हम बोलेंगे एई, एसेट और एक्सपेंस, और ये हमारी लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। सिंपल सी बात है, एसेट एक्सपेंस में से कुछ भी आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। लेकिन एलआईसी जस्ट हमसे उल्टा चलेगी, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ी रही है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। बोल बढ़िया, डन। आगे आ जाओ बच्चे, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, जल्दी जल्दी बताएं अगर इन्हें क्लासीफाई करने पे आए एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो इनको कौन कौन सा नाम देगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, बता। रेंट आउटस्टैंडिंग, खाली रेंट लिखा होता मेरे बच्चे, अगर ये खाली रेंट लिखा होता तो हम ये बोलते कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बट लिखा है आउटस्टैंडिंग, दैट मींस ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। अगर आप पर्सनल अकाउंट के अंदर भी आओगे तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है, बढ़िया। आगे आ जाओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमारी रियल एसेट हो गई, ठीक है, रियल अकाउंट है भाई। हमारा स्टॉक देख के देखो ना, आपको फिजिकली हमारे पास स्टॉक पड़ा दिखेगा। मान लो मेरा ये पेन बना के बेचने का बिजनेस है, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये पेन इतना मेरी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं, दिस इज माय रियल प्रॉपर्टी। सेल्स, ये हमारी प्योर इनकम है, दिस इज नॉमिनल, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। बैंक एफडी, अगेन बैंक हमारे लिए एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास हमारा पैसा रखा है, हमें इससे पैसा लेना है, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, जो भी है, वट एवर दिस दैट अकाउंट, तो दिस इज पर्सनल। और अगर पर्सनल में आप इसे कैटेगराइज करवाओगे मुझसे तो मैं इसे बोलूंगा दिस इज आर्टिफिशियल, ये ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगी। कैश, ओहो हो, रोकड़ा, रियल अकाउंट, कोई बात ही नहीं करनी। बैड डेप्ट, नॉमिनल, खर्चा है भाई साहब, उठा के खत्म करो। कैपिटल, पर्सनल अकाउंट है और ये नेचुरल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल है, क्यों, क्योंकि भाई ये मालिक को डिनोट कर रहा है, और मालिक कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, प्योर मालिक है हमारा। सेल टैक्स पेबल, बेटा पेबल बोले तो आउटस्टैंडिंग, सेल टैक्स हमारा खर्चा है, जीएसटी हमारा खर्चा है, और जीएसटी अभी देना है, तो ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। अगर खाली सेल टैक्स होता तो बाबू फिर ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट हो जाता, तो अभी तो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, डेटर्स हमारे पर्सनल अकाउंट है, और दीज आर नेचुरल पर्सन, दीज आर नेचुरल कि हमें इनसे पैसा लेना है, ठीक है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है सर जी, नॉमिनल अकाउंट खर्चा है। और लास्ट इज ड्राइंग, ड्राइंग अगेन मालिक को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है, मालिक को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नेचुरल। खत्म मेरे बच्चों। तो एक मैंने एक आइडिया दे दिया, आप यहाँ से एक बढ़िया सा आइडिया लगा सकते हो कि इसमें से कौन सा अकाउंट कौन सा है, ठीक है। तो ये इनके सॉल्यूशन भी हैं, आप देख लोगे, ठीक है। एक इक्वेशन है, अब इक्वेशन समझ लो फटाक से ऐसी, ठीक है। एक हमारी बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी। इक्वेशन क्या होती है कि हमारे पास जो भी एसेट्स हैं, बचपन में पढ़ी होंगी आपने, जितनी भी बिजनेस में एसेट्स हैं उनका पैसा कहाँ से आया होगा, या तो मालिक ने लगाया होगा कैपिटल, या हमने उधार लिया होगा, या हमने उधार लिया होगा। मेरे बिजनेस में 20 लाख की एसेट्स हैं, सामान है, तो बेटा उस सामान का पैसा कहीं आसमान से टपका होगा क्या, नहीं। अगर मैंने नया नया बिजनेस लगाया तो ये फील करो ये पैसा कहाँ से आया होगा, या तो मैंने अपनी जेब से लगाया होगा, मालिक जी मैंने लगाया होगा, या मैंने बैंक से कहीं से उधार लिया होगा। तो एसेट्स ऑलवेज इक्वल होती हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज राइट हैंड साइड। हमें बचपन में ये प्रूव करना होता था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी से हमारी बैलेंस शीट भी मैच करती है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फटाक से बताओ। कह रहा 15 लाख की एसेट है,
2.5 लाख की लाइबिलिटी है। तो बताओ कैपिटल कितनी है भाई? 15 लाख अगर हमारे पास टोटल सामान है जिसमें से हमने 2.5 लाख उधार लेके लगाया हुआ है, तो 12.5 लाख मालिक ने लगाया होगा, नो डाउट, खत्म। 12.5 लाख की कैपिटल, डन। अगर मेरे पास 1.5 लाख मैंने उधार लिया हुआ है, 75 मालिक ने लगाया, तो टोटल हमारे पास कितना पैसा एसेट के रूप में पड़ा होगा? 1.5 लाख प्लस 75, दैट इज 2,25,000 हमारे पास कैपिटल सॉरी एसेट्स पड़ी होंगी जो हमारे पास फंडिंग होंगी। बहुत बढ़िया। 14,50,000 हमारे पास एसेट है जिसमें से 13,75,000 कैलकुलेटर आई नीड इट, वो है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब 14,50 में से 13,75 मालिक ने लगाया, तो कितना हमने उधार लिया होगा? ऑलमोस्ट मैं अगर निकालूं तो भूल चूक माफ करना, 75,000 हमारी लाइबिलिटी होंगी जो मालिक से नहीं हमने उधार लगाई होंगी। लास्ट 57 लाख हम रुपए की हमारे पास एसेट है, 280 की नेगेटिव लाइबिलिटी है। वैसे बेकार पॉइंट है, नेगेटिव लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, कोई उल्टी लाइबिलिटी नहीं होती है, बेकार का पॉइंट है, पर आपके बुक में था मैंने डाल दिया। 2,80,000 नेगेटिव है, तो भाई फिर ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि रूल के हिसाब से इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर मालिक का पैसा हो गया होगा 59,80,000, 59,80,000। बट दिस इज द नॉट करेक्ट, ये फोर्थ वाला पॉइंट हमें करेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि एज पर द लॉजिक ये नहीं ठीक होगा, ठीक है, खत्म है। तो ये इसके आंसर्स हैं और मेरे बच्चे खत्म। जनरल हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, मजा आया होगा। पूरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म किया हमने और बढ़िया से मैंने आपको करा दिया सर जी अकाउंटिंग इक्वेशन को भी सॉल्व, ठीक है, पक्का डन। अगली लेक्चर में हम शुरू करेंगे जनरल, मजा आएगा, बढ़िया से क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू सो मच, मजा आया हो सच में, वर्दी लगाओ, कमेंट करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और थोड़ा प्यार बरसाओ। थैंक यू सो मच।